जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 102 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। आई बटन की क्लास आपको कैसे मिलेगी? जब आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है पहली क्लास मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को कवर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग जो है इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने आपके पी वाई क्यू प्लस जो है बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। आप जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार की ये वेबसाइट हमारी खुल के आ जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पर ऊपर सर्च कोड दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है बीपीएससी 102। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और जो है बाय नाउ पर क्लिक कर इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो हमारी भारतीय संसद है उसके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। ये लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद का मुख्य कार्य देश के कानून बनाना, नीतियों की समीक्षा करना और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। संसद तीन हिस्सों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहला उसका काम होता है विधायी कार्य यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो संसद का सबसे प्रमुख कार्य है कानून बनाना। संसद देश के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो संविधान की अनुसूचियों में वर्णित हो। संसद नए कानून बना सकती है, पुराने कानूनों में संशोधन कर सकती है और किसी भी कानून को जो है रद्द भी कर सकती है। कानून बनाने की प्रक्रिया दोनों सदनों में होती है। पहले प्रस्ताव बिल यानी कि पेश किया जाता है, यानी कि बिल पेश किया जाता है और फिर उस पर बहस होती है और अंत में मतदान कर उसे पास किया जाता है। यदि दोनों सदनों में बिल पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तब वह बिल क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। इसके बाद वित्तीय कार्य होते हैं इसके। संसद का वित्तीय कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत सरकार का बजट हर साल संसद में पेश किया जाता है। इसमें सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है। संसद बिना चर्चा और मंजूरी के कोई टैक्स नहीं लगा सकती और ना ही सरकार जो है सरकारी खर्च का अनुमोदन कर सकती है। बजट दो भागों में होता है, आम बजट और पूरक बजट। लोकसभा को वित्तीय मामलों में अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद इसका काम होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। तो संसद जो है सरकार कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता के हित में काम करे। इसके लिए संसद कई तरीके अपनाती है, जैसे प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन हावर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी कॉलिंग अटेंशन मोशन, अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नॉन जो है कॉन्फिडेंस मोशन। इसके आदि अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही तो संसद उसे हटाने की शक्ति भी रखती है। अगर सरकार मान लीजिए कोई भी सरकार है वो अच्छे से काम नहीं करे तो संसद उसको हटा सकती है। क्या कर सकती है? संसद उसको हटा सकती है। इसके बाद संसद का काम होता है संविधान में संशोधन भी वो कर सकती है। तो भारत का संविधान एक लचीला दस्तावेज है जिसे जरूरत पड़ने पर संशोधित किया जा सकता है। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन करे। हालांकि कुछ मामलों में इसके लिए राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। यानी कि संसद के पास पावर होती है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, नए कानून बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिसमें जो है उसे राज्य सरकारों की भी सहमति की आवश्यकता होती है। इसके बाद न्यायिक कार्य होते हैं। तो संसद के पास कुछ न्यायिक अधिकार भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने यानी कि महाभियोग का कार्य कर सकती है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित होती है। यानी कि संसद के पास कुछ न्यायिक अधिकार भी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, संसद कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो है वो महाभियोग का कार्य भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़े, एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसके तहत वो लोग काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा कि संसद के कार्य क्या होते हैं। विधायी कार्य उसका होता है, इसके बाद वित्तीय कार्य उनके होते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना उनका काम होता है, संविधान में वो संशोधन कर सकते हैं और न्यायिक कार्य भी वो लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारतीय संसद देश की लोकतंत्र की रीढ़ है। यह कानून बनाकर, सरकार की निगरानी करके, बजट पारित करके और संविधान की रक्षा करके देश के सुचारू संचालन में अहम भूमिका निभाती है। संसद का हर सदस्य जनता का प्रतिनिधि होता है और उसका कार्य देश हित में निर्णय लेना होता है। इसलिए संसद का प्रभावी कार्य करना लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न देखा कि संसद के क्या कार्य होते हैं। अगर आपको प्रश्न ऐसा आता है एग्जाम में तो आपको ऐसे ही अपना आंसर लिखना है। और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्षणों का विश्लेषण की, यानी कि राज्य में आपके डीपीएसपी होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में दिए गए हैं। इनका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो और सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिले। ये सिद्धांत सरकार को मार्गदर्शन देते हैं कि उसे किन नीतियों और कार्यक्रमों पर काम करना चाहिए ताकि देश में समृद्धि और समानता लाई जा सके। तो सबसे पहले अनुपालन योग्य नहीं होते, यानी कि जो कानून होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपालन योग्य नहीं होते। नीति निर्देशक सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार इन सिद्धांतों का पालन नहीं करती है तो कोई नागरिक अदालत में जाकर मुकदमा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ये सरकार के लिए नैतिक और संवैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपालन योग्य नहीं होते। मान लीजिए सरकार उनका पालन नहीं करती है तो आप लोग कोई नागरिक अदालत में नहीं जा सकता है इसमें। जबकि फिर भी जो कानून होते हैं वो सरकार के नैतिक एवं संवैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। इसके बाद है, राज्य को मार्गदर्शन देते हैं ये कानून। तो ये सिद्धांत राज्य सरकार को यह बताते हैं किस दिशा में नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाएं ताकि नागरिकों का कल्याण हो सके। उदाहरण के लिए निर्धनों को सहायता देना, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना आदि। अब इसका काम है समाजवाद और कल्याण राज्य की भावना पैदा करना। तो नीति निर्देशक सिद्धांत समाजवाद की भावना को बढ़ावा देते हैं। इनका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जहां सबको बराबरी का अधिकार है, काम का अवसर है और बुनियादी सुविधाएं मिले। यह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करते हैं। इसके बाद ये संविधान की प्रेरणादायक विशेषता है। तो ये सिद्धांत सरकार को प्रेरणा देते हैं कि वह जनता की भलाई के लिए काम करें। भले ही ये बाध्यकारी नहीं है फिर भी सरकारों ने समय समय पर इन्हें लागू करने के लिए कई कानून और योजनाएं बनाई हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून, मनरेगा, मध्याह्न भोजन योजना। इसके बाद संविधान की मौलिक अधिकारों से भिन्नता। नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों में अंतर है। मौलिक अधिकार अदालत द्वारा लागू किए जा सकते हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं उनको नहीं लागू किया जा सकता है। लेकिन संविधान कहता है कि दोनों में संतुलन रखना चाहिए ताकि देश को समुचित विकास हो। यानी कि इन दोनों में हमको क्या रखना है, संतुलन रखना है जिससे देश में समुचित विकास हो सके। इसके बाद है भारतीय संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित। तो कुछ सिद्धांत भारतीय परंपराओं से जुड़े हैं जैसे गौ संरक्षण अनुच्छेद 48, जबकि कुछ संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार घोषणा पत्र से प्रेरित हैं जैसे समान वेतन, बाल कल्याण आदि। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की आत्मा है। ये सिद्धांत सरकार को यह याद दिलाते हैं कि उसका मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई और सामाजिक न्याय है। भले ही उन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता लेकिन उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक आदर्श और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा दिखाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला है कि ये अनुपालन योग्य नहीं होते, यानी कि मान ली सरकार इसका पालन नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद ये राज्य को मार्गदर्शन देते हैं कि आपको कैसी अपनी नीतियां बनानी है जिससे जनता का कल्याण हो सके। इसके बाद समाजवाद और कल्याण राज्य की भावना इनमें होती है। इसके बाद संविधान की प्रेरणादायक ये विशेषता है। इसके बाद संविधान की मौलिक अधिकारों से इसकी भिन्नता, यानी कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो अदालत द्वारा लागू किए जाते हैं
जबकि जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो जो है अदालत द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं। इसके बाद जो है भारतीय संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर निष्कर्ष लिखा और हमारा उत्तर समाप्त हो गया। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसकी क्या क्या विशेषताएं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रारंभिक भाग है। यह संविधान की आत्मा मानी जाती है क्योंकि यह बताती है कि संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया है और इसके मूल सिद्धांत क्या है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों, मूल्यों और आदर्शों को संक्षेप में व्यक्त करती है। यह संविधान के उद्देश्यों का मार्गदर्शन करती है और देश के नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की भावना देती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने के लिए यह संविधान अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे जो है प्रस्तावना में ये शब्द लिखे हुए हैं। प्रस्तावना आपको सभी को याद होनी चाहिए। प्रस्तावना जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपका जो है इसकी प्रस्तावना आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब सबसे पहले विशेषता क्या, जनता से शक्ति प्राप्त होती है। इसको प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, जो यह स्पष्ट करती है कि संविधान की शक्ति जनता से आती है। भारत की संप्रभुता का मतलब है भारत किसी भी बाहरी ताकत के अधीन नहीं है, भारत अपने सभी निर्णय स्वयं लेता है। इसके बाद है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। इसका मतलब क्या है, तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका अर्थ है कि भारत स्वतंत्र है, वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी अन्य देश या संस्था के अधीन नहीं है। इसके बाद समाजवादी शब्द आता है। तो समाजवादी का अर्थ है कि भारत एक ऐसा राज्य है जहां समाज की भलाई के लिए संसाधनों का समान वितरण हो। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि गरीब और वंचित वर्गों को भी समान अवसर मिले। यह सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। इसके बाद इसमें लिखा है पंथ निरपेक्ष, मतलब कि यानी कि जो सरकार है उसका कोई भी धर्म नहीं है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब है कि सरकार जो है एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है और नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद लोकतंत्रात्मक, तो भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। इसका अर्थ है कि भारत में शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है, जनता के लिए जनता द्वारा और जनता के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। इसके बाद गणराज्य शब्द लिखा, इसका मतलब क्या है, तो भारत एक गणराज्य है जहां राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। यह वंशानुगत शासन की प्रणाली को अस्वीकार करता है। इसके बाद इसमें शब्द दिए गए हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिए। स्वतंत्रता यानी कि विचार की अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। समानता यानी कि सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। और बंधुत्व यानी कि सभी नागरिकों के बीच भाईचारा और एकता बनाए रखना है। तो यहाँ पर हमने न्याय का मतलब समझा, यानी कि सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। हमें विचार की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद समानता, तो सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। बंधुत्व यानी कि सभी नागरिकों के बीच भाईचारा और एकता की जो है भावना बनाए रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। यह हमें यह बताती ही कि हमारा देश किन सिद्धांतों पर आधारित है और हम किन आदर्शों की ओर अग्रसर हैं। प्रस्तावना न केवल संविधान का परिचय है बल्कि यह एक प्रेरणा स्रोत भी है जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए जागरूक करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है हमारी जो प्रस्तावना है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसको जनता से शक्ति प्राप्त होती है। हमारा जो संविधान जो प्रस्तावना है उसमें बताया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का मतलब क्या है, समाजवादी का क्या मतलब है, पंथनिरपेक्ष का क्या मतलब है, लोकतंत्रात्मक क्या मतलब है, गणराज्य का क्या मतलब है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व में क्या अंतर है, पूरा हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखा
तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में।